लिटरेरी थ्योरी का ये थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट फीचर्स को डिस्कस किया था, यानी मॉडर्निज़्म के फीचर्स, उनकी करैक्टरिस्टिक्स को, मेजर राइटर्स को। उसके बाद हमने सेकंड वीडियो में स्लोगन्स को देखा, मेजर राइटर्स जो थे उनको डिस्कस किया। इस लेसन में हम कुछ ऐसे थेरिस्ट हैं या साइंटिस्ट हैं उनको डिस्कस करते हैं जिन्होंने मॉडर्निज़्म को इफ़ेक्ट किया। क्योंकि जो भी हमने गॉड का कॉन्सेप्ट देखा था, गॉड जो हमारा फेथ था गॉड के थ्रू, वो किस तरह लॉस हो गया था, जो लोगों का बिलीफ था रिलीजन पर वो क्यों ख़त्म हो गया था। इसकी कुछ वजूहात हैं, कुछ ऐसी थेरीज़ हैं जो कि उस टाइम पर डेवलपमेंट में आ रही थी। फर्स्ट जो हमारे पास थेरी आती है चार्ल्स डार्विन की, थेरी ऑफ एवोल्यूशन। थेरी ऑफ एवोल्यूशन का मॉडर्निज़्म से क्या रिलेशन है? चार्ल्स डार्विन जो हैं वो ये कहते हैं, यहाँ पर वो डायरेक्टली रिलीजन को टारगेट करते हैं, गॉड को टारगेट करेंगे कि जो इंसान है वो एप्स से पैदा हुआ है, यानी कि वो कहते हैं कि हम सेकंड कज़न हैं एप्स के, यानी बंदरों के। इंसान आहिस्ता आहिस्ता स्पीशीज़ से एवेल्यूएट करता गया, उसकी एवोल्यूशन होती गई और एट दी एंड हमारे पास उनसे जो एक शक्ल यानी एक नई चीज़ स्पीशीज़ आई हैं उसको हम ह्यूमन कहते हैं। इस चीज़ को चार्ल्स डार्विन ने कहा कि कोई गॉड नहीं है जिसने कि ये क्रिएशन की हो, हम स्पीशीज़ से इसी तरह परवान चढ़ते रहे हैं। इसके बाद एक और इस चीज़ को राइटर्स ने जब अडॉप्ट किया और इसको रिलेट किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ, के जो इंसान हैं वो खुद ही पैदा हुए हैं और इसी तरह इंसानों ने ही एक दूसरे को ख़त्म किया है। सेकंड थ्योरी जो हमारे पास आती है फ्रेडरिक नीशे की। फ्रेडरिक नीशे जो हैं वो एक निहाइलिस्ट हैं जिन्होंने नाइलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। नाइलिज्म होती है नथिंगनेस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसका ये है कि फ्रेडरिक नीशे जो हैं वो कहते हैं कि इंसान जो है या हमारी यूनिवर्स है, इसका कोई मकसद नहीं है, हर चीज़ बेमायनी है, किसी भी चीज़ का कोई मकसद नहीं है। इस चीज़ को इन्होंने कहा गॉड इज़ डेड के नाम से इन्होंने एक फ्रेज़ दिया, जिसकी वजह से इनकी ये थ्योरी फेमस हुई कि वो कहते हैं कि कोई गॉड नहीं है, इसीलिए दुनिया भी कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ खुद ही पैदा हो गई है और खुद ही ख़त्म हो जाएगी एक दिन। इसके बाद थर्ड थ्योरी जो है वो सिगमंड फ्राइड की है। सिगमंड फ्राइड को हमने डिस्कस भी किया था स्टार्टिंग पे कि इन्होंने थ्योरी दी थी ह्यूमन माइंड के बारे में। फर्स्ट टाइम जो इंसान की साइकोलॉजी को, हमारे माइंड को स्टडी किया गया था वो सिगमंड फ्राइड के थ्रू था कि इंसान किस तरह सोचता है, उसके माइंड में किस तरह के ख़यालात आते हैं, उसके कौन कौन सी स्टेजेस होते हैं, जिसको इन्होंने इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम के नाम से बुक में भी हमें बताया है। इसके अलावा वो इड ईगो सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट देते हैं, जिसको हम सेपरेट साइको एनालिसिस जब थ्योरी करेंगे उसके अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम जस्ट सिगमंड फ्राइड को मॉडर्निज्म के साथ रिलेट कर रहे हैं क्योंकि इनका जो डायरेक्ट रिलेशन है। हमने इसकी जो मेजर टेक्निक्स जो डिस्कस की थी राइटर्स की, के जो भी राइटर्स हैं जिस तरह की इन्होंने टेक्निक्स लिखी हैं, जैसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस लिखी थी, ड्रामेटिक मोनोलॉग एक मेजर टेक्निक है मॉडर्निस्ट वर्क की, इंटीरियर मोनोलॉग है, वो डायरेक्ट जो रिलेशन है उसका है वो सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी का है, यानी साइको एनालिसिस के साथ के जो एक ह्यूमन माइंड है वो किस तरह काम करता है, इस चीज़ को सिगमंड फ्राइड ने हमें बताया। इसके बाद कार्ल मार्क्स की थ्योरी भी मॉडर्निज्म में मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट था कि जो अपर लोअर और मिडिल क्लास है, यानी कि जो बुर्जुआजी क्लास होती हैं, अरिस्टोक्रेट होते हैं, कैपिटलिस्ट होते हैं, फार्मर्स होते हैं, इन जो हमारी सोसाइटी में क्लासेस होती हैं इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है। इसमें जो एक्सप्लॉयटेशन दिखाई जाती है कि जो अपर क्लास है, अरिस्टोक्रेट हैं, वो किस तरह बुर्जुआजी क्लास के साथ मिलकर लोअर क्लास को एक्सप्लॉइट करती हैं, जिसमें कि वो प्रोलेटेरिएट्स जो होते हैं वो इनको बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देते हैं, उनके राइट्स उनको नहीं देते हैं। इसके बाद एक और थ्योरी, इस चीज़ को भी हम देख सकते हैं, जैसे कि मेटामॉर्फोसिस नावल में हमें कार्ल मार्क्स की थ्योरी देखने को मिलती है कि जब जो उसका मेजर सेंट्रल करैक्टर है उसकी जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो एक कॉकरोच में तब्दील हो जाता है, तो उसके बाद जो उसका मैनेजर होता है वो उस पर कुछ एलिगेशंस लगाता है कि ये काम नहीं करता, हालांकि वो सिर्फ़ और सिर्फ उसको एक्सप्लॉइट करना चाह रहा होता है। तो यहाँ पर भी इन्होंने हमें ये चीज़ दिखाई है कि किस तरह जो अपर क्लास होती है वो लोअर क्लास को एक्सप्लॉइट करती है। इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी है
थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे वो कहते हैं कि हर चीज़ जो है वो अपने रेलिवेंट के साथ होती है, यानी कि उसका जो रिलेशन है उस चीज़ की उसकी अपनी वैल्यू के साथ होता है। हर चीज़ की एक अलग वैल्यू है, उसकी एक अलग रिलेटिविटी है, वो उसको उसके पर्सपेक्टिव से ही देखना चाहिए। मॉडर्निस्ट वर्क में हर इंसान को उसके इशू के साथ डिस्कस किया गया था कि इंसानों के जो इशू हैं वो ओवरऑल डिस्कस होंगे, लेकिन हर इंसान की एक अलग शख्सियत है, हर मामला अपनी एक अलग पहचान रखता है, उसको सॉल्व करने का एक अलग ही मैटर होता है। इस चीज़ को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बयान किया था। ये कुछ मेजर थेरीज थी, यानी कि चार्ल्स डार्विन की, फ्रेडरिक नीशे की, सिगमंड फ्रॉइड की, कार्ल मार्क्स की और अल्बर्ट आइंस्टाइन की। जो अल्बर्ट आइंस्टाइन की थेरी है वो ज़्यादा पोस्ट मॉडर्निज्म में फॉलो होती है, जो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम एक वर्क को अब एनालाइज करके देख लेते हैं कि अगर आप लिटरेरी थ्योरी को किसी लिटरेचर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसको किस तरह करेंगे। इसके लिए अगर हम एक ड्रामा चूज़ करते हैं, वेटिंग फॉर गोडो, इसकी शॉर्ट सी समरी डिस्कस करते हैं। इसके अंदर एक दो करैक्टर हैं, लाडमर एंड एस्ट्रागोन, जो कि एक ऐसे दरख्त के पास आकर खड़े होते हैं जिसके ऊपर लीव होते हैं, और वहाँ पर दो और नए करैक्टर आते हैं, पोगो और लकी, जो कि स्लेव और ऑनर के तौर पर हमें दिखाए गए हैं। जो पोगो है वो लकी को एक्सप्लॉइट कर रहा है। यहाँ पर हम मार्क्सिज्म का थीम देखेंगे, यानी वो उसको एक्सप्लॉइट करता है, उसको खाने को नहीं देता, जो उसकी रिमेनिंग्स रह जाती हैं बोन्स वगैरह उसकी चिकन की, वो उसको खाने को देता है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है स्लेव्स को। इसी तरह जो लाडमर और एस्ट्रागोन हैं वो बेमायनी वहाँ पर खड़े हैं, वो किसी एक ऐसे शख्स का इंतज़ार कर रहे हैं जिसको वो गोडो का नाम देते हैं, और वो नहीं जानते कि गोडो है कौन, वो किस तरह दिखाई देता है, कि वो है भी कि नहीं है, या वो गॉड है या कोई इंसान है। और बस वो उसका इंतज़ार कर रहे हैं, और वो अपने साथ जो लाडमर है वो एस्ट्रागोन को भी रोक लेता है कि हम गॉडो से मिलकर जाएंगे। जो पोगो और लकी होते हैं वो लड़ते वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में वो फिर वहाँ पर आते हैं जिसमें कि जो लकी है वो ब्लाइंड हो जाता है, पोगो है वो ब्लाइंड हो जाता है, और लकी जो है वो डेफ हो जाता है। तो यहाँ पर हमें लेकिन कुछ और वो ओल्ड भी हो जाते हैं, लेकिन जो लाडमर और एस्ट्रागोन है वो वहीं पर ही खड़े रहते हैं। तो यहाँ उसके बाद एट द एंड एक लड़का आता है, वो पहले पार्ट में भी उनको ये कह के जाता है कि आज गॉडो नहीं आएंगे, और नेक्स्ट में भी उनको ये कहता है कि आज गॉडो नहीं आएंगे, गॉडो कल आएंगे, आप कल तक का उनका इंतज़ार कीजिए। इसी तरह वो वहाँ पर खड़े रहते हैं और ये प्ले ख़त्म हो जाता है। और हमें एट द एंड दिखाया जाता है कि जो ट्री है वो उसके ऊपर से लीव्स ख़त्म हो चुके हैं, और जो लीव्स हैं वो फेल्ड हो गए हैं, उनका रंग चेंज हो गया है। तो यहाँ पर हमें जो सैमुअल बेकेट हैं उन्होंने क्या दिखाया है, वो यहाँ ये एक मॉडर्निस्ट वर्क है। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें एब्सर्डिटी दिखाई गई है, जो कि हमने मॉडर्निज्म की करैक्टरिस्टिक्स में डिस्कस किया था अल्बर्ट कैमू के हवाले से, कि मॉडर्न एज में एब्सर्डिटी दिखाई गई है कि इंसान जो है मटेरियलिस्टिक अप्रोच को अडॉप्ट करने के बाद इस तरह की चीज़ें अडॉप्ट करने लग गया है कि वो एब्सर्ड काम कर रहा है जिसका कि कोई मकसद ही नहीं होता। रिपीटली हम कोई टास्क करते जा रहे हैं और हमें नहीं पता होता कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। इसी ड्रामे को हम एग्जिस्टेंशियल के थीम से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में बताया गया। इस ड्रामे में डिफरेंट वर्ड्स ऐसे यूज़ किए गए हैं कि हम यहाँ पर क्यों खड़े हैं, हम यहाँ पर क्यों स्टे कर रहे हैं, हमें कहाँ जाना है। इस तरह के जो सेंटेंसेस है वो हमें हमारी एग्जिस्टेंस के हवाले से बताते हैं कि उनकी एग्जिस्टेंस क्या थी, वो वहाँ पर क्यों आए थे, उनको किसने भेजा था, इस चीज़ के बारे में उनको नहीं मालूम। इसके अलावा यहाँ पर हमें नथिंगनेस का कॉन्सेप्ट भी मिलता है, जो कि फ्रेडरिक नीशे का है, कि एक जो हमारी लाइफ है वो क्या है, उसका क्या मीनिंग है, हम क्यों कोई काम कर रहे हैं। इसी चीज़ को सैमुअल बेकेट ने हमें ये बताया, और एट दी एंड वो हमें ये बताते हैं कि वो गॉडो का इंतज़ार करें, और गॉडो कौन है वो हम नहीं जानते। इस चीज़ को हमने एक्सप्लोर करना है कि गॉडो कौन है, क्योंकि मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म का एक मेजर फ़र्क ये है कि जो भी मॉडर्निस्ट वर्क होगा उसके अंदर एट दी एंड आपको एक सोल्यूशन दिया जाएगा। जैसे कि वेस्ट लैंड के हर पार्ट के एंड पर जितनी भी उसके अंदर इश्यूज़ डिस्कस किए जाते थे उसका एक सोल्यूशन दिया जाता था। जैसे कि फिलिप लार्किन की पोइम है चर्च गोइंग, उसके अंदर उन्होंने जितने भी लोगों को ये टारगेट किया कि वो उसमें चर्च में नहीं जाते हैं, लेकिन एट दी एंड वो इस चीज़ का सलूशन भी देते हैं। इसी तरह मॉडर्निज्म में आप जो भी वर्क देखेंगे उसके अंदर आपको कोई भी सलूशन मिलेगा एंड पे, यानी राइटर आपको उन इश्यूज से बाहर आने का सलूशन देता है। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म में ऐसा नहीं है, वहाँ पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्कस किया जाता है कि हर चीज़ को उसके पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा, कोई भी अल्टीमेट ट्रुथ नहीं होगा। वो हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। ये सब कुछ था मॉडर्निज्म के हवाले से, कि अगर आप एक वर्क को एनालाइज करेंगे तो उसके सारे मेजर पॉइंट्स को लेके मॉडर्निज्म की थ्योरी को आप उसके साथ अप्लाई कर सकते हैं।
थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे मोटिवेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम पोस्ट मॉडर्निज्म को डिस्कस करेंगे। इसमें मेजर राइटर्स आएंगे जो कि क्रिटिक्स और डिफरेंट फिक्शनल राइटर्स होंगे, उनको हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे।